स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्यूटेशनल फिजिक्स पे 13वां लेक्चर है, जिसके अंदर हमने वाइल लूप की मदद से फिजिक्स का एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है। फिजिक्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हमने प्रोग्राम लिखना है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले हमारे सामने गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। राइट ए प्रोग्राम विच गिव्स इट्स हाइट एट डिफरेंट टाइम्स। सबसे पहले समझ लें कि हमें प्रॉब्लम कहा क्या गया है। हमें कहा गया है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास थी 19.6 मीटर पर सेकंड। वर्टिकली अपवर्ड आपने उसको थ्रो किया है। आपने उसकी हाइट बतानी है डिफरेंट टाइम्स पे। हाइट के लिए अगर y का वेरिएबल मैं यूज़ करूं तो y डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। डिफरेंट टाइम्स पे हमने y की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवानी है। प्रॉब्लम को पहले खुद से समझ लें कि अगर आपने इस प्रॉब्लम में उस सब्जेक्ट के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, आपने किसी भी टाइम पे हाइट फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करते हो? नॉर्मली हाइट फाइंड करने के लिए या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सिचुएशन में s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए s की बजाय हम y यूज़ कर सकते हैं, h भी यूज़ कर सकते हैं, y भी यूज़ कर सकते हैं। हम y यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 19.6 है। वो भी पुट कर दें ताकि आपके वेरिएबल्स कम हो जाएं। t एक्सेलरेशन आपको पता है, जब ऊपर की तरफ बॉडी जा रही होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 होती है न्यूमेरिकली। तो ये -9.8 पुट करें। ये सारा काम आपने कंप्यूटर के बगैर करना है। पहले खुद से प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन एक ड्राइव करनी है। 19.6 टी आ गया -4.9 टी स्क्वायर। अब ये वो इक्वेशन आ गई आपके पास जिसके अंदर आप टी की वैल्यूज़ पुट करते जाओगे, आपके पास वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जितनी मर्जी टी की वैल्यूज़ पुट कर दो उतनी वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास एक बेसिक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिसकी मदद से अब आप प्रोग्राम लिख सकते हो। अब आप आ जाओ सेकेंड प्रोसेस पे, जहाँ पे आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है। पहले उस फ्लो चार्ट को जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे, उसके बाद आपके लिए प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होगा। तो फ्लो चार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब आप थ्रो कर रहे थे उस वक्त आपने उसकी हाइट 0 कंसिडर करनी है, y 0 आ गया। उस वक्त आप टाइम को भी 0 कंसिडर करेंगे, टाइम भी 0 आ गया। अब आगे आपने लूप स्टार्ट करनी है, और लूप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये लूप एंड कब करेगी, कब ख़त्म होगी। और मौजूदा सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसके मुताबिक आपने खुद एनालाइज करना है कि ये लूप कब ख़त्म होगी। अगर आप देखो तो जिस बॉडी को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ये फ़र्ज़ करो ग्राउंड लेवल है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, बॉडी ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद इसी रास्ते वापस आ जाएगी, और यहाँ पे आके ग्राउंड को जब हिट करेगी तो काम खत्म हो जाएगा। जब तक बॉडी आपकी ऊपर की तरफ जा रही थी तब तक आपका y ग्रेटर देन 0 था। जिस टाइम पे बॉडी आके हिट करती है उस वक्त y 0 हो जाता है, और ये जिस टाइम पे बॉडी को आपने थ्रो किया था उस टाइम पे भी y 0 था। अगर ये इक्वेशन देखो तो इस इक्वेशन में अगर आप बॉडी हिट कर गई है किसी टाइम पे, उससे ज़्यादा टाइम पुट करोगे तो ये इक्वेशन y की नेगेटिव वैल्यूज़ देनी शुरू कर देगी। ये बॉडी को इस डायरेक्शन में अपने सेंस में चलाना शुरू कर देगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पुट कर दो तो आपको ये हाइट की वैल्यू शो करेगी तकरीबन 24.5 मीटर्स नेगेटिव साइन के साथ। इसका मतलब है कि बॉडी 24.5 मीटर्स अंदर चली गई है t इज इक्वल टू 5 पे। क्या पुट करके आप देख सकते हो। तो असल में आपने जिस चीज़ से बचना है, आपने इस सारे प्रोसेस को लूप की मदद से एग्जीक्यूट करवाना है। ये जो नेगेटिव साइड वाला प्रोसेस है, जब बॉडी ग्राउंड के अंदर जा रही है, उसको प्रोसेस को नहीं एग्जीक्यूट करवाना। समझ आ रही है ना आपको बात की, कि जब तक आपकी बॉडी जो है वो ज़मीन से ऊपर है तब तक तो लॉजिकल है उसके लिए प्रोग्राम लिखना। जब ज़मीन से हिट कर गई या हाइपोथेटिकली कह लो ज़मीन के अंदर चली गई, तब आपका प्रोग्राम जो है वो आगे नहीं चल रहा होना चाहिए। तब आपके प्रोग्राम को काम करना बंद कर देना चाहिए। वहाँ पे जाके आपकी लूप एंड हो जानी चाहिए। तो एक्चुअली आपकी लूप यहाँ से स्टार्ट होगी और ये सारा प्रोसेस कंसीडर करने के बाद यहाँ पे आके आपकी लूप एंड करेगी। तो इस सारे प्रोसेस में देखो तो या तो y ग्रेटर देन 0 है या y इक्वल टू 0 है।
तो इसलिए हमने जो कंडीशन लूप के ऊपर लगानी है वो होगी इज वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टाइम के ऊपर कंडीशन नहीं लगा रहे क्योंकि हमें नहीं पता कितने टाइम के बाद बॉडी जो है वो इस ग्राउंड को हिट करेगी। तो ये हमने कंडीशन लगा दी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अगर ये कंडीशन यस हो रही है तो फिर हमने टाइम को प्रिंट करना है और हाइट को प्रिंट करना है। हम टाइम और हाइट दोनों को क्यों प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइम बताना है कि इस टाइम पे बॉडी की ये हाइट थी, इस टाइम पे ये हाइट थी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट हाइट्स बताने के लिए हर दफ़ा हमें टाइम को प्रिंट करवाना पड़ेगा। अगर सिर्फ हाइट्स हमारे सामने आ जाएंगी उससे हमें पता नहीं लगेगा कि ये किस टाइम पे थी। तो इसलिए पहले टाइम को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर हाइट को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने चूंकि एक ही टाइम और एक ही हाइट प्रिंट नहीं करवानी, हमने टाइम को आगे भी चलाना है, तो टाइम में एक इंक्रीमेंट करना है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप ये चाहते हो कि टाइम में बड़ा मामूली सा इजाफा करूं ताकि मेरे पास बहुत सारे टाइम्स पे बहुत सारी हाइट्स आ जाएं, तो फिर आप टी में 0.1 सेकंड्स का इजाफा भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है आउटपुट पे लंबी आउटपुट ना आए, क्योंकि फिर उसको बोर्ड पे मेरे लिए आपके सामने डिस्प्ले करना भी मुश्किल था, इसलिए मैंने 0.5 का इजाफा किया। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इजाफा कर सकते हो अपनी सहूलत के मुताबिक। ये आपने टाइम में इजाफा कर लिया। उसके बाद अब आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जब टाइम चेंज हो गया तो ज़ाहिर है हाइट भी चेंज होगी। 0 पे तो बॉडी 0 पे ही थी, लेकिन जब टाइम 0.5 सेकंड हो जाएगा तो बॉडी की हाइट कुछ ना कुछ अचीव हो जाएगी। वो हमें किस इक्वेशन ने बतानी है, इस इक्वेशन ने, तो वो उसके लिए हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख दी। उसके बाद ये दोबारा से लूप में जाएगी और ये प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट होना है। कब तक एग्जीक्यूट होना है, जब तक y नेगेटिव ना हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक y पॉजिटिव या 0 है। जब y नेगेटिव हुआ, यहाँ से जो ही y नेगेटिव आएगा तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y नेगेटिव आया, नेगेटिव आने के बाद पहली चीज़ है कंडीशन चेक होनी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही प्रिंट का प्रोसेस आना है, अदरवाइज जो है नो हो जाएगा प्रोग्राम आपका, जो फ्लो चार्ट है आपका उसके मुताबिक आपका प्रॉब्लम जो है वो एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लें कि ये चार जो चीज़ें लिखी हैं इनका सीक्वेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको सबसे ऊपर लिख देता तो इसका मुझे क्या नुकसान होना था कि जो ही y की वैल्यू कैलकुलेट होनी थी उसके बाद उसने प्रिंट हो जाना था, और y नेगेटिव भी आता तो वो भी प्रिंट हो जाना था। कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव प्रिंट हो जानी थी। मैं चाहता हूँ एक भी वैल्यू नेगेटिव प्रिंट ना हो। तो मैं जब y को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एंड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि कैलकुलेट होने के बाद पहला काम ये हो कि उस पर कंडीशन चेक हो। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो फिर वो प्रिंट हो, अदरवाइज प्रिंट ना हो। तो इस तरीके से जो ही y नेगेटिव होगा आपका टाइम बढ़ते बढ़ते t इक्वल टू 4.5 सेकेंड्स तक जाएगा। तो 4.5 पे जाके y की वैल्यू आपकी तकरीबन जो है वो -11 के राउंड अबाउट कुछ आएगी। तो नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ से ये जो चीज़ है वो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, नो हो जाएगा। तो ना टाइम 4.5 सेकंड्स डिस्प्ले होगा, ना ही ये y की नेगेटिव वैल्यू डिस्प्ले होगी। जस्ट हिट करने तक जो टाइम्स हैं वो आपके सामने आएंगे। अब थर्ड फेज में हम इस फ्लो चार्ट को प्रोग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मली शुरू में जो इनिशियल लेक्चर्स थे उसमें हर लेक्चर में मैं आपके सामने हेडर फाइल्स वगैरह शो करता था, लेकिन अब जस्ट मैं सोर्स कोड शो करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको 12 लेक्चर्स में सी लैंग्वेज की काफ़ी समझ आ गई है। आपको पता है कि इससे ऊपर क्लियर स्क्रीन वगैरह सारा कुछ आपने खुद लगा लेना है, नीचे गेट CS लगाना है, कोड जो है वो जस्ट उसको हमने एनालाइज करना है इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास y 0 के इक्वल है, तो आप क्या करो, आप y को 0 कर दो। y जो है हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइट जो है उसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो इसकी डेटा टाइप आप फ्लोट रखोगे। उसके बाद हमने टाइम के लिए भी एक वेरिएबल लेना है, टाइम को भी 0 पुट करना है। और चूंकि टाइम की वैल्यू भी फ्रैक्शन में आ सकती हैं, पॉइंट्स में आ सकती हैं, इसलिए इसकी डेटा टाइप भी फ्लोट है। उसके बाद हमारा यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है, तो हम लूप लिखेंगे वाइल y, आगे कंडीशन y पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो कंडीशन लिख लें आप। उसके बाद आप आ जाएं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम के अंदर तो सॉरी पहले ही थे, अब आप लूप की बॉडी में आ गए। अब आपने टाइम को प्रिंट करना है और हाइट को प्रिंट करना है। तो उसके लिए एक मौजू तरीके से लाइन लिखनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने डिस्प्ले हो
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट एट 0 सेकेंड्स इज इक्वल टू 0 मीटर्स। तो आप देख लें कि यहाँ पे ये 0 सेकेंड्स जो है ये एक्चुअली क्या है, ये टी की वैल्यू है, ये 0 मीटर्स क्या है, ये एक्चुअली वाई की वैल्यू है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ डिस्प्ले करवानी है, यहाँ पे टी और वाई की वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है। तो उस तरीके से हम प्रोग्राम अपनी आउटपुट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लिखते हैं सी आउट, जो हमने चीज़ आउटपुट करवानी है, हाइट एट जो है इसको इन्वर्टेड कॉमास में आप एज इट इज़ लिख लो, अब आप चाहते हो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी आए, यहाँ थोड़ी सी स्पेस देके इन्वर्टेड कॉमास आगे, ये आपके पास 0 नहीं यहाँ पे शो करवाना है, आपने हर दफ़ा टी की वैल्यू शो करवानी है, तो इसलिए टी आ गया। आगे कुछ पार्ट फिर एज इट इज़ है, सेकेंड्स इज इक्वल टू, यहाँ तक एज इट इज़ पार्ट है, आगे ये वाई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही, आगे ये वाई आ गया और उसके आगे ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन जगह ख़त्म हो गई है तो मैं इसको, सॉरी प्रोग्राम नहीं चल रहा, मतलब लाइन कंटिन्यूड है, और चूंकि जगह ख़त्म हो गई है तो इसलिए मैं इधर आ जाता हूँ। प्रोग्राम तो डेफिनेटली शुरू से ही चल रहा है और हमारे पास आगे आ गया इन्वर्टेड कॉमास में मीटर्स, ये लिख लिया आपने। उसके बाद आप चाहते हो कि जब अगली लाइन प्रिंट हो, मतलब हाइट एट 0.5 सेकंड से प्रिंट होती है, तो वो यहाँ से ना स्टार्ट हो, इधर से ही ना हाइट लिखा जाए आगे, इस तरह बुरा लगेगा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन से अगली दफ़ा हाइट स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे एंड लाइन का मैनिपुलेटर लगा देते हैं। तो ये आपने लाइन लिख दी है। अब आपने ये दो चीज़ें लिखनी हैं, ये दोनों हो गई हैं, ये दोनों रह गई हैं। तो टी इज इक्वल टू टी प्लस 0.5 टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद y इज इक्वल टू 19.6 टी, स्टैरिक टी नहीं लिखना, स्टैरिक ज़रूर लगाना है, स्टैरिक मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। 4.9 आगे पावर का फंक्शन यूज़ हो सकता है, लिख सकते हैं 4.9 स्टैरिक पावर टी, 2 और आगे टर्मिनेट कर दें। इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन इसके लिए फिर आपको हेडर फाइल्स में math.h की हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल इंक्लूड ना करवाएं, वैसे भी ये ज़रा लेंथी है, तो नॉर्मली जब स्केयर लेना होता है तो हम क्या करते हैं, स्केयर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं टी स्टैरिक टी। जब टी स्टैरिक टी होगा ऑटोमेटिकली टी स्केयर हो जाएगा, और इसमें आपको math.h भी इंक्लूड नहीं करवाना पड़ेगा हेडर फाइल। उसके बाद ये आपका जो है वो सोर्स कोड ख़त्म हो गया, आगे आप गेट ch वगैरह लगा सकते हैं जो प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने पूरा प्रोग्राम लिख के बता दिया है। ये प्रोग्राम आपके पास ओरिजिनल शो हो रहा है जो कंप्यूटर में लिखा हुआ है, और नीचे उसकी आउटपुट भी शो हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया।